बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवालनामा और मैं हूं वक़ास अज़ीज़। आज हमारे प्रोग्राम की पहली किस्त है और इसकी बाबत मैं आपको ये आगाह करता चलूं कि ये प्रोग्राम पाकिस्तान की उन नामवर शख्सियात के ज़िंदगी के सफ़र के हवाले से है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी ज़िंदगी मुख्तलिफ़ शोबा जात में वक्फ़ की और अपने नाम और काम से पाकिस्तान का नाम सरबुलंद किया। इसी तरह आज की इस पहली प्रोग्राम की पहली किस्त में एक ऐसे सियासतदान जो निडर हैं, जरी हैं और दुनिया आपको जमहूरियत की बका की जद्दोजहद के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ करने वाले लीडर के तौर पर जानती है। जी हाँ, मेरी मुराद जनूबी पंजाब सूबा तहरीक हो, पाकिस्तान के अवामी जमहूरी मसाइल हों, हमेशा जो नाम आपको जमहूरियत की सियासत की राहदारियों में बड़े हौसले के साथ गूंजता दिखाई देता है, वो हैं जनाब सैयद जावेद मखदूम हाशमी साहब। मखदूम जावेद हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप खैरियत से हैं शुक्र वक़ास अल्हम्दुलिल्लाह। साहब? सर सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं कि आज पहले किस्त के लिए, पहले प्रोग्राम के लिए आपने हमें वक्त दिया, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का कुछ टेम्पो, कुछ मूड इस तरह का है कि हम आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहेंगे। हमारे नाजरीन आपकी ज़िंदगी के उन गोशों, उन पहलुओं के बारे में जानना चाहेंगे जो आम आदमी के सामने नहीं हैं। तो आगाज़ हम करेंगे आपके बचपन से। बचपन हर शख्स का बहुत खूबसूरत होता है। आपके बचपन के बारे में आपकी किताब से भी हवाले मिलते हैं कि आप काफ़ी गर्म मिजाज से, स्कूल में भी आपकी लड़ाई हुई। तो ज़रा कुछ बचपन की यादें अगर हमारे नाजरीन से शेयर कर दें। बचपन मेरा ऐसे कभी लगता है कि बचपन मेरा था ही नहीं। मुझे जो ही मैंने शऊर की आँख खोली तो मैंने तमाम फैसले बचपन में भी 3-4 साल से तमाम फैसले अपनी वालदा और वालिद से जो मैंने हासिल किया था उसी के मुताबिक मैंने चलना, उठना, बैठना सीखा। वैसे तो मेरा सादा था बचपन। एक देहात के अंदर मैं पैदा हुआ और बड़ा घर था। इस लिहाज से मुझे तहफ़्फ़ुज़ सारी उम्र हासिल रहा, हर तरीके का तहफ़्फ़ुज़ मुझे मिलता रहा। तो मुझे हमेशा बड़े फ़ैसले करने का सबक दिया गया, या मेरे उस आगोश में ही मैं सीख गया, जहाँ पे बात करते हुए भी कभी जामी के शेर सुनाए जाते थे, वाह। कभी अरस्तू के फैसलों की बात होती थी, कभी हम मौलाना रूमी की बातें, कभी सादी शिराजी की बातें। वो एक अजीब और गरीब कैफियत थी। तो मुझे उस तरीके का जो बचपन है वो याद भी नहीं आता। मेरा बचपन तो कहीं खो गया, अगर था तो यही था। और ये मेरे ख्याल में बड़ा खूबसूरत बचपन था। सुभान अल्लाह सर, क्या उम्दा आपने अहवाल बताया। अच्छा, बच्चों को निक नेम से भी बुलाया जाता है, माएँ बहुत प्यार से भी बुलाती हैं, बड़े बुज़ुर्ग भी। तो भावन शाह, क्या ये आपका ख़ानदानी लक़ब है, प्यार से बुलाया जाता है? जी हाँ, देखिए हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी हैं। तो वो हमारे जो बड़े थे, ये भावन शाह तकरीबन जो एक वसीउल मशरबी का नाम होता था, जो एक्सेप्टेबल होता था, जो जहाँ हिंदू थे वो तो चले गए थे, लेकिन नाम मेरा जो है उनके लिए जो ऐसे के नाम होते थे बुज़ुर्गों के, और जिनको वो भी कबूल करके उनके इज़्ज़त और एहतराम करते थे, उसके ज़रिए फिर वो इस्लाम के बारे में भी अपना एक रवैया या एटीट्यूड में तब्दीलियाँ लाते थे। हिंदुस्तान के लोग, ये वसीउल मशरबी की बात है, भांदा भाने वाला, भावन शाह, या फिर जो
बहुत ज़्यादा चांजा होता है, जो एक किस्म का हम कहते हैं रांझा, फलाना रांझा। वाह। तो ये होता था भादा डाढ़ा रांझा, डाढ़ा चांजा। तो इस तरीके का ये एक पॉपुलर आदमी जो हो तो उसको कहते थे भावन। और शाह हमारा फैमिली का एक नाम था, एक मखदूम होने के हवाले से, एक हजूर अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से ताल्लुक़ नस्बी की वजह से, ये तमाम चीज़ों ने मिल के मुझे भादा बना दिया था। सही, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा सर, ज़माना तालिब इल्मी तो से मेरी माँ भी, जी मेरी जी माँ जी, भी और मेरे वालिद भी, उन्होंने क्या आखिरी दम तक यही नाम पुकारा है। मेरा कोई जावेद हाशमी ये कोई नाम उन्होंने कबूल भी नहीं किया था। सुभान अल्लाह। अच्छा सर, बचपन की कोई शरारत जो आपको याद हो, और उसके साथ साथ बचपन के दोस्त भी जो आज भी आपको याद आते हो? मैं हकीकत यह है कि शरारतें मैंने कभी की नहीं हैं। जो बात करता था उसके अंदर संजीदगी बहुत होती थी। मैं अब पूरा जोर लगा के भी करूं कि मैं, हाँ अलबत्ता एक मैं हंस मुख था भी सही, और एक लाइट सा मज़ाहा वो दोस्तों के साथ चलता रहता था। लेकिन कोई ऐसी शरारत कभी किसी से की हो, किसी को थोड़ा सा तंग करके मज़ा लिया हो, वो भी नहीं याद मुझे। बल्कि कॉलेज में जब मैं आया तो मैंने लेक्चर जाके दिया, तो वो फर्स्ट ईयर में था। लड़के जो थे फर्स्ट ईयर के, वो समझे ये हमारा लेक्चरर है। और जब मैंने लेक्चर दिया, फिर उनको हिदायत दी, यूँ बैठो यूँ बैठो, आखिर में मैंने आँख भींच के इशारा कर दिया कि मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूँ। तो वो सब जो है परेशान हो गए कि इस तरह की शरारतें तो मैंने की, लेकिन कोई किसी को मेरे लिए कोई शरारत के चीज़ थी नहीं। मेरे लिए हर चीज़ संजीदा ही रही है। सही सही, बहुत ही संजीदा आप कोई माहौल। याद करेंगे तो मुझे याद आ जाएगी। सही सही। अच्छा मैं सर अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। संजीदा माहौल में आपकी परवरिश हुई जिसने आपकी शख्सियत पर बहुत गहरे नक्श भी छोड़े। अच्छा सर, ज़माना तालिब इल्मी से आपने सियासी सरगर्मियों का आगाज़ किया। क्या ख़ानदानी पस मंज़र जिस तरह आपने शुरू में आगाह किया, तो ये स्पोर्ट आपको ज़माना तालिब इल्मी से ही हासिल थी? जी, मैं असल में मैं पहली जमात में जब पढ़ने के लिए गया और 10वीं तक, मैं हर जगह पे मेरे आसानी जो तरबियत की वो मुझे हर जगह पे मुझे उन्होंने मुमताज़ रखा। किसी जमात में मॉनिटर था। अब तीसरी जमात को मैं ख़ुद पढ़ाता था और उनको पूरा हिसाब उर्दू पूरी तैयारी मैं कराता था। उस्ताद मोहतरम फिर कभी कभी सोए हुए उठ जाते थे, तो उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। मैं अजीब बात है, ये कुदरत का भी अजीब निज़ाम है। मुझे एक दिन एक लफ्ज़ मुझे पढ़ाया भी नहीं था, तो उस्ताद ने सुनना शुरू किया। मैंने उसने कहा कोई अंधा होगा जिसको ना पढ़ना है। तो मैंने सोचा मैं अंधा तो हूँ नहीं। मैंने जो पढ़ना शुरू किया, ये अल्लाह ताला का अजीब करम है मुझ पे। दूसरी जमात में मैं सारी किताब एक ही नशिस्त में उर्दू की सारी किताब पढ़ गया। तो ये कैसे होता है, क्यों कर होता है, इसका मुझे पता नहीं आज तक, लेकिन ये हुआ मेरे साथ। सुभान अल्लाह। अच्छा सर, आपने असातिज़ा का जिक्र किया, तो आपकी शख्सियत में असातिज़ा का बहुत गहरा किरदार भी दिखाई दे रहा है, और ये आपका बड़ापन है कि आप उन्हें इतने अच्छे अल्फाज में याद भी रखते हैं। तो सर, कौन से उस्ताद आज भी आपके दिल के करीब हैं, कौन से टीचर्स? मैं आज आपसे अर्ज़ करूँ, दूसरी तीसरी जमात से असातिज़ा की ही मैं देन है जो कुछ मैं हूँ। मेरी वालदा और वालिद के बाद जो ये है, मैं वो असातिज़ा ने। वैसे तो हमारे हेड मास्टर थे, चौधरी ज़हूर साहब थे, मास्टर मोहम्मद अनवर साहब थे,
मतीन साहब थे, स्कूल के अंदर जो है वो राजन शाह साहब थे, भावन शाह साहब थे। तो उन्होंने मुझे इनकरेज करते रहे। मैं अगर तकरीर करता था तो मुझे अच्छी तकरीर सिखाते थे। फिर मैं अगर ज़्यादा तकरीरें करने लगा, ड्रामों में हिस्सा शुरू किया, तो नेकी बदी का वाह। ड्रामा उसके अंदर में, और फिर ये तुर्की के जो ड्रामे हैं वो उनके अंदर में हीरो आता था, जो आजकल तुगरल और वैसे के नाम आ रहे हैं। ये हमें दूसरी तीसरी जमात में मैं उनके अंदर भी हमेशा हीरो आता था। और ड्रामे मैंने बहुत मुझे सिखाए गए, और उसके अंदर मैं हमेशा हीरो आता था। एक दफ़ा उन्होंने मुझे कहा कि आप इस ड्रामे की हीरोइन बन जाए। तो मैं, जो हीरो था अच्छा आदमी था, तो मैंने कहा नहीं, मैं हमेशा हीरो बनूंगा। उन्होंने कहा भाई उस हीरो की शक्ल इतनी अच्छी नहीं है, आप खूबसूरत हैं। मैंने कहा मैं खूबसूरत हूँ ना हूँ, और वो हीरोइन की शक्ल अच्छी ना हो, तब भी मैं हीरोइन नहीं बनूंगा। तीसरी जमात से मेरी जिद होती थी हर ड्रामे का मैं हीरो होऊंगा, और मैं हीरो बनता खूब। ही आया। फिर मैं पीछे हट के देखा नहीं है। सातवीं जमात में मुझे सेक्रेटरी जनरल बनाया गया, 8वीं में नायब सदर, 10वीं में सदर। इलेक्शन करके तकरीरों के अंदर मुकाबला करके 4-5 चीज़ें मिलके फिर सही। मुझे सदर बनाते थे। फिर मैं गेम्स के अंदर भी बहुत आगे था। इसी तरीके से आपके तकरीरी मुकाबले में भी अव्वल था। और तालीम के अंदर भी मैं जो टैलेंट स्कॉलरशिप होता है, मैं अपनी मेहनत की वजह से मैं वजीफ़ा भी हमेशा हासिल करता था। सही सर, बहुत ब्राइट आपका जो है वो एजुकेशनल कैरियर है माशाल्लाह। मखदूम जावेद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में, और अभी सर से मज़ीद वो सवाल करने हैं जो पाकिस्तान की सियासत की एक अकादमी या ज़िंदा तारीख के तौर पर सामने आएंगे। हमारे साथ रहिएगा, यहाँ वक्त एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। और मखदूम जावेद हाशमी साहब की इब्तदाई ज़िंदगी यानी बचपन और लड़कपन के हवाले से हमने ब्रेक से पहले गुफ्तगू की। अब हाशमी साहब के पास कुछ सवाल उनकी सियासी ज़िंदगी के आगाज़ के हवाले से मैं करूँगा। हाशमी साहब, आपने जो पहली पॉलिटिकल एक्टिविटी थी वो कौन सी की थी, या पहली सियासी तकरीर आपकी बाकायदा वो कौन सी थी ज़माना तालिब इल्मी से ही? देखिए, मैं अभी चौथी जमात में था, तो मुल्तान कासिम बाग में डॉक्टर खान साहब थे, वेस्ट पाकिस्तान के वज़ीर आला। उनका जलसा था, तो हमारे घर के अंदर जिक्र भी सियासत का होता रहता था। तो मेरे नौकर ने कहा कि हम चल के देखें कि ये वज़ीर क्या होता है, इंसान भी होता है या कोई और चीज़। तो हमने ये पहली जो मेरी पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, हमने जाके देखा, तो जो तकरीर कर रहा था लोगों ने कहा यही है आज का जो वज़ीर। तो हम देख के हैरान हो गए कि ये वज़ीर तो बंदा ही होता है, इंसान होता है। ये मेरी पहली पॉलिटिकल एक्टिविटी थी। तो इसके अलावा तो मैं फ़ौरन अभी था मैं 7वीं 8वीं में कि मोहतरमा मादरी मिल्लत अपने इलेक्शन के कैंपेन से गुजरी हमारे जहानिया शहर से। तो उनको देखने के लिए गए, मुलाकात तो ना हो सकी, लेकिन जैसा उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही थी उसको लोगों ने वापस आते हुए जिक्र किया कि ये हाल हो गया है कि उनको एक वीरान इलाके से उनकी गाड़ी आ रही है
अयूब खान की आला इलाके से मुल्तान शहर से गुजारी जा रही है। तो वो एक एहसास हुआ कि क्यों ज़्यादती हो रही है कैद आज़म की बहन की। 8वीं जमात में मैंने कैद आज़म के आखिरी अयाम एक कर्नल था, उसने इलाही बख्श, उसकी किताब मुझे मिली, वो मैं पढ़ के हैरान हुआ कि कैद आज़म के साथ भी ज़्यादती हो रही है। ये छोटी छोटी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं, 7वीं 8वीं की बात है। फिर मैंने अपना अयूब खान साहब को खतूत लिखे, क्योंकि मेरा हिमायत कर रहा था। मैं भी अपने घर वालों के साथ उनके हक में नज़में लिखता था और शाबाश वसूल करता था। लेकिन जब पता चला कि मादर मिल्लत के साथ तो ये ज़्यादती कर रहे हैं, तो फिर मैंने अपने घर वालों से बगावत करके मोहतरमा मादर मिल्लत का झंडा उठा लिया और फिर उन्हीं के नारे और वो लालटीन छोटी सी यहाँ लगा लेता था। अभी था 7वीं 8वीं के अंदर, तो ये मेरी पॉलिटिकल एक्टिविटी पहली जो है वो शुरू हुई थी। सही। आपने अयूब खान का जिक्र किया तो कुछ बात करते हैं। इस्लामाबाद को दारुल हुकूमत बनाने के हवाले से आपका उनसे काफ़ी बहस मुबाहिसा भी रहा। आपने किन बुनियादों पर उनसे इख्तलाफ किया था? किससे, मुझे नहीं समझ गया। सदर अयूब खान से इस्लामाबाद को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाने के हवाले से आपकी काफ़ी डिबेट हुई थी। ज़रा बताइएगा हमारे नाजरीन को कि आपने किन बुनियादों पर उनसे इख्तलाफ किया था? देखिए, मैं 13वीं जमात का 3rd ईयर का तालिब इल्म था मुल्तान में, तो मैं सेक्रेटरी जनरल इलेक्ट हो गया। तो हम गए मरी की बर्फ़बारी देखने के लिए, तो हमने कहा अयूब खान से भी मिल लेते हैं। तो हम उनसे मिले और वो जब हम उनके घर में दाखिल हुए, वो अपने लान में खड़े होकर अपने पौधों को पानी दे रहे थे, फूलों की तलाश कर रहे थे। लंबा कोट उन्होंने पहना हुआ था। तो हमें उन्होंने अपने लान में बिठाया और अपने हाथ से काफ़ी बनाकर भी हमें पिलाई। तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो पेश हुए। मैंने वही सवाल किए जो आज तक पाकिस्तान के सवालात हैं। मैंने 2 3 4 सवालात जो किए आज भी पाकिस्तान के एजेंडे पे वही हैं। पहला तो मैंने ये किया कि आपने, पाकिस्तान इतना बड़ा था, इसकी क़यादत, आप तो फील्ड मार्शल हैं, आपकी चलो क़यादत को तो हम मान लेते हैं, लेकिन आपके बाद कौन आदमी इस मुल्क को संभालेगा? तो वो कहने लगे मेरे पास टाइम भी इतना नहीं था, हालांकि 10 साल हुकूमत कर चुके थे। तो फिर कहने लगे कि हमें सिंध शिकार के लिए, तो वहाँ सिंध के सहराओं में दरख्त नहीं होते, लोग झाड़ी को दरख्त कह लेते हैं। तो यहाँ बड़ा लीडर नहीं है, तो झाड़ी को ही दरख्त कह लेंगे लोग। तो मैंने अर्ज़ किया कि जनाबे वाला, वहाँ मशरक़ी पाकिस्तान 1000 मील दूर हमसे, यहाँ मगरबी पाकिस्तान, और आप कहते हैं कि ये झाड़ी के नीचे ये पाकिस्तान इकट्ठा रहेगा? ये तो कैसे इकट्ठा रहेगा? उसने कहा देखो, मशरक़ी पाकिस्तान तो जा चुका, मान लो कि वो गया, मैंने उनको कैपिटल भी अलग बना के दे दिया है, वो हमारे साथ रहने को बिल्कुल तैयार नहीं है। तो मैंने कहा जी, वो आपने जो कुछ मांगा उन्होंने मान लिया, फिर आपने उसके ऊपर आपके इक़्तिदार की वजह से वो हमसे दूर होते गए, आपने उनको इकट्ठा रखने की कोशिश भी नहीं की। आप कहते हैं जाएं, चले जाएं, तो कहा हाँ, बहरहाल वो चला गया, वो नहीं है। तो इस तरह की संजीदा गुफ्तगू की हमने उनसे, और भी सवाल करते रहे। मैंने कहा कि इस्लामाबाद आपने कराची से यहाँ क्यों ले आए हैं? वहाँ के मशरक़ी पाकिस्तान के लोग 1000 रुपये के साथ वहाँ पे शिप में बैठते थे और आराम से कराची आ जाते थे। मौसम कराची का मशरक़ी पाकिस्तान के बराबर था। अब वो यहाँ इस्लामाबाद
गाली तो आती ही नहीं है। आपने उनको प्लाट भी दे दिए हैं मुफ्त, तो वो खाली पड़े हैं, वो आते ही नहीं हैं। आपने तो दूर कर दिया उनको। कहने का वो दूर ही थे, वो दूर हो जाने थे, तो दूर हो जाएं तो अच्छा है। सही ये बड़ी तकलीफ दे बात थी मेरे लिए। सही सही। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आप आइडियल समझते थे, लेकिन फिर चश्मे फ़लक ने भी देखा कि उन्होंने आपको जेल भिजवा दिया। उनसे इख्तलाफात की बुनियादी वजह क्या बनी? देखिए, मेरा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं वो हमारे आइडियल थे। हम चूँकि अयूब खान के ख़िलाफ़ तहरीक चला रहे थे, जब वो मुल्तान आए तो मेरे कंधे पे हाथ रख के उन्होंने तकरीर की स्टूडेंट्स को, और वो तस्वीरें अब मेरे पास मौजूद हैं कि मेरा कद काठ ठीक था, सेहतमंद था, तो यहाँ पे हाथ रख के तलबा को ख़िताब कर रहे थे। हमारे अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन दो तीन लड़कों ने सवालात पूछे। मैंने भी मशरक़ी पाकिस्तान के वहाँ के 11 नुकात जो उन्होंने पेश किए हुए थे तालिब इल्मों ने, उसका जिक्र किया। तो भुट्टो साहब हमारे साथ बहुत ज़्यादा तलखी से पैदा हुए, कहने के कि क्या फ़िश मार्केट बनाई हुई है आपने, ये क्या बातें कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी हम तो कह रहे हैं कि आप मशरक़ी पाकिस्तान के जमहूरी हकूक़ के लिए भी जंग लड़ें। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने शोर मचा रहे हैं, बात नहीं सुन रहे, आप जाएं। तो मैं चला गया। दूसरे दिन उन्होंने मुझे बुलाया, आदमी भी आए, मैंने कहा मैं नहीं हूँगा। तो वो हमारे आइडियलिज्म का ख़ात्मा 2-1 साल के अंदर हो गया। फिर मैं भुट्टो साहब इक़्तिदार में चले गए, हमने इलेक्शन में उनकी मुखालफत की, और इसके बावजूद वो बरसरे इक़्तिदार आ गए। तो मैं जो मुझे एक्सपोजर मिला वो लाहौर से मिला, जो पंजाब यूनिवर्सिटी से मिला। और मेरी लाहौर की जो जितनी तरबियत है, जितनी मेरी सियासत है, ये सारा कुछ जो है मैंने लाहौर की गलियों से ये सीखा है। वहाँ के माल सही रोड के ऊपर मैं चलूँ तो 3000 सफ़े की किताब वहाँ अनारकली से गवर्नर हाउस तक लिख लूँगा। लेकिन लाहौर की गलियों ने, मोहल्लों ने, वहाँ का मेरे जिस्म के अंदर का वो हिस्सा वही है लाहौर। मुल्तान में वैसे ही मैं रहता हूँ चूँकि मेरा घर है, लेकिन जो लाहौर ने मुझे एक्सपोजर दिया, उसकी वजह से फिर मैं भुट्टो साहब से मुकालमात हुए, उनसे हमने इख्तलाफ किया। वो अफर्ज भी करते रहे, कोशिश करते रहे, लेकिन मैंने असूलों पर उनसे इख्तलाफ किया। सही सही सर, आपने उनके साथ अपनी यादों को शेयर किया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और उसके बाद फिर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से हाशमी साहब की पहली मुलाकात कब, कैसे और कहाँ हुई, बहुत अहम सवाल है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम चूँकि अपने अख्ताम की जाने बढ़ रहा है, इसलिए इंतहाई अहम सवाल के साथ मैं हाशमी साहब के पास चलता हूँ। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से हाशमी साहब, आपकी पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई थी? ज़रा ये इस यादगारी मुलाकात का अहवाल तो शेयर कर दें। जी, वकास अजीज साहब, मैंने अर्ज़ किया कि मैं चूँकि लाहौर का ही हो गया था, जब मैंने इलेक्शन लड़े यूनिवर्सिटी के 2, तो फिर चूँकि हमारे मुज़ाकरात गुफ्तगू नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे सब लीडरों से हो चुकी थी। फिर कराची के अंदर लिसानी फसादात हुए, तो एक मजलिस अमल लाहौर में बनाई गई, जिसके सारे मुझे उसका चेयरमैन बनाया गया। जैसे आजकल मियाँ मौलाना फजलुर रहमान मजलिस अमल के चेयरमैन हैं PTF का, मैं उसका चेयरमैन था। वो वजह यही थी, जैसे उनके पास स्ट्रीट पावर है, मेरे पास स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा
जद्दा पूरे मुल्क के सही अंदर सही। था। तो मुझे जब बनाया गया तो उसके मेंबर कौन थे? एयर मार्शल असर खां, मौलाना फजल रहमान, मौलाना नूरानी, मियाँ मोहम्मद तुफैल और चौधरी ज़हूर इलाही, पीर पगाड़ा, नसीम वली खान, इस तरीके के सारे लोग जो हैं उनका मैं चेयरमैन था। ये सही। मेहरबानी थी उनकी। मैं कोई इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे इज्जत सारे बख्शी। बड़े नाम थे। तो इतना फिर मैं वहीं से ही जेलों के गया, अंदर गया, बाहर गया। तो लाहौर के अंदर पूरी सियासत के अंदर मैं चूँकि कंट्रोल मुझे हो गया, तो मैं उसको मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मेहरबानी की। उनके एक दोस्त थे मोहिद्दीन खान साहब, उन्होंने कहा कि तो आपसे दो बच्चे मिलना चाहते हैं। तो मियाँ साहब आए, वो मिले, उनके साथ मियाँ नवाज शहबाज शरीफ साहब थे। और मियाँ साहब ने कहा कि मैं सियासत में आना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं तो जा रहा हूँ तहरीक इस्तकलाल इस्तकलाल में। उसकी अपना एयर मार्शल असर खां असर की। खान की। तो उन्होंने कहा आप जहाँ जाएं हम वहीं जाएंगे। उनकी मेहरबानी थी, उन्होंने मुझ पर एतमाद किया। तो इस तरीके से मेरी ताल्लुकात बहुत करीबी होते गए। फिर बहरहा उन्होंने मेरे साथ सफ़र किया, अच्छा चलते सर, रहे। क्या ये बात बाद भी में दुरुस्त है, उनको अल्लाह ताला ने सर क्या ये कहीं बात से भी कहीं दुरुस्त है? पहुंचा दिया। मैं आप जैसे कोई प्राइमरी स्कूल का उस्ताद कहता है ये वज़ीर आज़म जो है मैंने उसको यूं किया था, वो भाई तुम तो वही प्राइमरी स्कूल के मास्टर हो। मैं आज भी वही मास्टर हूँ, मगर प्राइमरी क्लास का। सही। मियाँ साहब अब एक बैनुल अक़वामी लीडर बन चुके हैं, और जिस तरीके से उन्होंने जिद्दोजहद की है वो काबिल रशक जिद्दोजहद उन्होंने की है। अच्छा सर, यहाँ एक बुनियादी और अहम सवाल है आपके और मियाँ नवाज शरीफ साहब के ताल्लुक़ के हवाले से। ये बात क्या दुरुस्त है सर कि सन 78 में जब आप फेडरल मिनिस्टर बने थे तो आपकी सिफारिश से मियाँ नवाज शरीफ साहब को सूबाई वज़ीर बनाया गया था? नहीं, मैं ये ऐसा कहना तो भाई मेरा जब हम इकट्ठे थे, ताल्लुक था, तो साफ जाहिर है उनका नाम अंडर डिस्कशन था। उसमें एडवाइज़र के तौर पर, फाइनेंस के एडवाइज़र के तौर पर ये बात मैंने भी ज़ियाउल हक साहब से दरख्वास्त की, लेकिन शायद अपनी जगह पे वो खुद हो गए होंगे। लेकिन मैंने मियाँ साहब को फ़ोन किया इस्लामाबाद से, ये तशरीफ़ लाए लाहौर एयरपोर्ट पे, और मैंने उनको मुबारक दी कि आपको फाइनेंस एडवाइज़र लिया जा रहा है। इस सूरत को आप ये कहें कि मैंने बनवाया था तो मैं इसको ऐसा कह नहीं सकता। सही सही। सर क्या ये भी दुरुस्त है कि जब आपको वजारत मिली तो उस दौरान जो कमीशन और किक बैक्स की ऑफर्स होती हैं आपने उनको कबूल नहीं किया, उन्हें ठुकरा दिया? जी हाँ, मैंने काफ़ी चीज़ों से इख्तलाफ किया। वज़ीर होते ही है ना, मैंने चूँकि वज़ीर बना ही नहीं था, मैंने दोस्तों को कहा, मुजीब शामी साहब को कहा, बाकी लोगों को कि मैं वज़ीर बनना चाहता हूँ साबिक वज़ीर होने के लिए। तो मैं तो साबिक वज़ीर था, किसी वक्त भी मौका मिलता मैंने छोड़ देना था, और वही मैंने किया। मैंने उनसे कहा कि आपने इलेक्शन का वादा किया था, उसका ऐलान हो चुका, तारीख फिक्स हो गई, मैं अब कैंपेन के लिए जा रहा हूँ। मैं वहाँ से इस्तीफ़ा दे के घर वापस आ गया। सही। तो सर बागी का लक़ब आपने खुद अपने लिए मुस्तकिल चुना या वक्त ने? नहीं, मैंने तो इसको अपनी किताब के अंदर एक हल्फनामा, जो आप मुल्ज़िम हो तो आप एक हल्फिया बयान लिख के देते हैं, मैंने बयान लिख के दिया और उसके अंदर मैं सारी वजूहात लिखी। और मैंने कहा कि अगर इसके बावजूद भी आप मुझे कहते हैं मैं बाहूँ, तो इन मसाइल, इन हमारी जो
आदर्शी हैं, जो हमारे ख्वाब हैं, इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मैं जिद्दोजहद करूँगा। और इसकी वजह से तुम कहते हो कि तुम गद्दार हो या बागी हो, तो हाँ मैं बागी हूँ। तो उसके बाद किताब का नाम भी हाँ मैं बागी हूँ रख दिया गया। तो उसकी वजह से मुझे उसके बाद किसी ने मुझे बागी का नाम नहीं दिया। ये जब मैं तहरीक इंसाफ के अंदर आया तो वो उन्होंने नौजवानों ने ये नारा लगा दिया कि बागी हूँ, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। तो मैंने भी उसको कबूल कर लिया कि हाँ सही मैं बागी सही। हूँ। सर, आपने पाकिस्तान की बड़ी सियासी तहरीकों का आप हिस्सा रहे, आपने उस जद्दोजहद को अमली तौर पर कौम के सामने भी रखा। तो कौन से बड़े फैसले आप समझते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर बड़े गहरे असरात छोड़े हैं? देखिए, मैं जो पाकिस्तान की अपना जो वजूद है, इसको ये जमहूरियत के साथ लाजिम मलजूम है। जमहूरियत नहीं रहेगी, कमज़ोर होती रहेगी और होती रही है। जब वोट का इनकार किया गया है, यहाँ पे मार्शल लॉ जनरल देखे ना, 40 साल बरह रास्त आके बैठ गए हैं। बाकी अदवार में भी बिलवास्ता तौर पर हमारी एस्टेब्लिशमेंट ही हुकूमत चलाती है। तो उससे पाकिस्तान कमज़ोर से कमज़ोर तर होता गया है और अब कमज़ोर तरीन पोजीशन में आ चुका है। तो हमने जो सही। भी तहरीक उठाई गई जमहूरियत के लिए और डिक्टेटरशिप के खात्मे के लिए, मैं बचपन से ही मेरे खून का हिस्सा ये तहरीकें बनती रही हैं। उसके अंदर हम कोशिश में लगे रहे हैं और उन डिक्टेटरों को हटाया है, उन मार्शल लॉ से कौम की जान छुपाई जो बचाई है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो ताकतें इतनी बड़ी हैं कि पाकिस्तान उनके मुकाबले में एक डरा हुआ सही। शख्स है, एक कमज़ोर सा शख्स है, एक बीमार सा शख्स है। लेकिन हमने पाकिस्तान को सेहतमंद भी करना है, ताकतवर भी बनाना है और जमहूरियत की दुनिया के अंदर एक रोशन मिसाल की जो जिद्दोजहद है वो हम करते रहेंगे। उसको इंशाल्लाह। इस क्योंकि सर तरह अब से गिना नहीं जा सकता कि ये तहरीक ये पाकिस्तान को इसने ताकतवर बना दिया और ये तहरीक जो है उसने कमज़ोर बना दिया। अब आते हैं ज़रा आपके करीब करीब ही, आप इस तहरीक का बाकायदा हिस्सा भी हैं, जनूबी पंजाब सूबा तहरीक। तो आप क्या समझते हैं कि जनूबी पंजाब कब तक जो है वो सूबा बन सकता है या सूबा बनता देख रहे हैं आप? देखिए, मेरा थोड़ा सा मुझे एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। मैं जनूबी पंजाब को इस नुक्ता नज़र से तो समझता हूँ कि ये अगर बन जाएगा तो ये पाकिस्तान को मजबूत करने की वजह होगा। नहीं बनेगा तो पाकिस्तान की जो फेडरेशन है वो कमज़ोर रहेगी। ये तो एक बात है। दूसरी बात यह है, मैं कोई जनूबी पंजाब को अपने ईमान का हिस्सा समझ के सियासत नहीं करता। मैं कहता हूँ कि डेवोल्यूशन जो है वो होनी चाहिए, इक़्तिदार निचली सतह पर जाना चाहिए, सूबे ज़्यादा बनने चाहिए, हर डिवीज़न सूबा होना चाहिए। इक़्तिदार एक जगह पे रख के हम डिक्टेटरशिप को मजबूत करते हैं। हमारे सिविलियन लोग भी डिक्टेटर बन जाते हैं। वो वज़ीर आज़म जो जमहूरियत की जंग भी लड़ रहे हैं वो डिक्टेटर बन जाते हैं। उनकी ताकतों को नीचे तक लेके जाने को हम लेकिन सर इस सूबे के बनने का अमल का ताल्लुक तो बराह रास्त पार्लिमान से है। भी बन जाए तो वो ज़रूरी है। पाकिस्तान बच जाएगा, विफाक मजबूत होगा। जनूबी पंजाब अगर बनाएं तो सूबा पंजाब इतना बड़ा है कि मैनेज नहीं हो सकता भी नहीं है। इसलिए और कुछ नहीं करते, इसको तो सूबा बनाओ जनूबी पंजाब को। सही। सर, अब बुनियादी तौर पर इस तहरीक का जो ताल्लुक है वो पार्लिमान से है, आपके असम्बली से है।
तो इसका ताल्लुक आपने वज़ीर-ए-आज़म का हवाला दिया, लेकिन असम्बलियों की जो हवाले हैं और यहाँ से जो चीज़ें क्लियर होनी है, मौजूदा हुकूमत में भी जब पंजाब असम्बली ने हेल्प लिया तो जो पहली करारदाद थी वो जनूबी पंजाब सूबा तहरीक के हवाले से थी। देखिए, मैं अर्ज करूँ कि ये अफसोसनाक बात है, तमाम लीडर जो हैं वो अपनी पावर को, अपने इक़्तिदार को अपने हाथ से नहीं देना चाहते। ये इसमें तो फ़र्क ही नहीं है अगर कोई मिलिट्री डिक्टेटर हो या सिविलियन डिक्टेटर हो या सिविलियन वज़ीर आज़म हो, डिक्टेटर ना भी हो, वो भी ये अलग करना नहीं चाहता। ये उनकी घुट्टी में ये होता है कि हम पावर को अपने हाथ के नीचे रखें। तो मैं कहता हूँ कि सूबे बनाएंगे तो आपकी ताकत में भी इजाफा होगा, जमहूरियत भी बढ़ेगी और तमाम लोग जो हैं इक्वल लेवल से अपने आप को बराबरी की सतह पर रखेंगे। बलूचिस्तान के भी अगर ज़्यादा सूबे बनते हैं, सिंध के भी बनते हैं, पंजाब के 3 तो मैं कहता हूँ फ़ौरन बना दें। ये जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब और पोठवार का इलाका, ये 3 सूबे बना दें तो लोगों को देखें जो अख्तियारात जमा हो जाते हैं एक लाहौर के सेक्रेटेरिएट में, वो गुजरांवाले के लोगों को अपना गुलाम समझते हैं, सियालकोट अच्छा सर, गुलाम समझते हैं। यहाँ एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। गुलाम समझते हैं। मैं आखिरी सवाल आज के पंजाब की बात नहीं है, मैं सबकी ताकत और हकूक लोगों को जो हैं उनके लिए मैं जंग लड़ता हूं और उसको अपने ईमान का हिस्सा भी समझता हूं। सही सर, आखिरी सवाल आज के इस प्रोग्राम का, आज की इस नशीस्त का। अब आपने बड़ी खुल के बात की अवाम के हकूक़ के हवाले से, तो आप नहीं समझते कि इलेक्शन डेज से हट कर भी जनूबी पंजाब की आवाम को सूबा बनाने के लिए बाकायदा अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, ताकि उनका जो इसमें हिस्सा है वो सामने आ सके? देखिए, जो जनूबी पंजाब तो आज अपनी जगह पे मौजूद है। इससे पहले वो जब अभी सिखों की हुकूमत थी, ये अलग सूबा था, पेशावर भी अलग सूबा था। अंग्रेज़ों ने आके पेशावर को भी पंजाब में डाल दिया, मुल्तान को भी पंजाब में डाल दिया। सही। और उसकी वजह से वो उन्होंने इनको कंट्रोल करके बाद में दबाव पड़ा या उनकी ज़रूरत थी अफ़गानिस्तान का मुकाबला करने के लिए, तो 1901 में पेशावर को उन्होंने आज़ाद करके सूबा बना दिया। लेकिन मुल्तान को अभी तक इस ग़ुलामी से आज़ादी नहीं मिली। इसके लिए तहरीक चलाने की ज़रूरत नहीं है। जनूबी पंजाब के लोग बिल्कुल इसके लिए बेदार हैं, जानते हैं, अपने हकूक़ को भी जानते हैं। लेकिन जो पार्लिमानी निज़ाम है या जो हमारा आइन है वो सूबे बनाने के अमली तौर पर खिलाफ है, बनने ही नहीं देता। तो नहीं बनने देंगे तो ये लोग अपने हकूक़ से जो बेदार हो चुके हैं वो नफरत करेंगे दूसरे ताकतवर लोगों से जो इनको इनके हकूक़ को नहीं देते। इसलिए ये हक देने चाहिए, ये अपने पास रखेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। सही सर, आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे आज जिले मेहमान बने और आपकी सच्ची, खरी और बेलाग गुफ्तगू हमने सुनी और यकीनन तारीख़ के बहुत से दरीचे वाह हुए। अपना ख्याल रखिएगा और आप सबसे भी गुजारिश है, वक़ास अज़ीज़ को दीजिए इजाज़त और प्रोग्राम सवालनामा की पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।